Yes, hello, namaskar to all the students of Trinity Batch. How are you all, everyone? Just let me know. तो यहाँ पर आ गए हैं आपके अपने रजत सर लेकर फिज़िक्स की वही फेमस सीरीज़ जो हमारी चल रही है यार बच्चों, ट्रिनिटी के अंदर हम क्या कर रहे हैं सर, शॉर्ट वीडियो कर रहे हैं और उसमें इंपॉर्टेंट जेई टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं सर। बेसिक कंसेप्ट्स हम ले रहे हैं, सब चीज़ों के बेसिक कंसेप्ट्स ले रहे हैं और उन पर नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि हमारी जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग अप्रोच है ना उसको हम बेस्ट कर सकें। यस, तो आप सब ज्वाइन भी कर रहे हो, प्रॉपरली इंटरैक्ट भी कर रहे हो, अपना डाउट्स भी पूछ रहे हो, बेनिफिट भी ले रहे हो, तो उसके लिए तो सबको पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है कि ऐसे ही करो तो पक्का जेई के सारे टॉपिक्स को हम कवर अप कर देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे और उसमें भी आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यार, जिसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का ऐसा टॉपिक जिससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। वो कौन सा है? वो कौन सा है? हम सबका फेवरेट है क्या वो टॉपिक? एक अच्छा टॉपिक है ना यार, एकदम कंसेप्ट लिए हुए, एकदम गजब गजब बातें लिए हुए अपने आप में, वो है फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन का आज से इंट्रोडक्शन, आज से फ्रिक्शन की बातें शुरू। तो बेसिक कंसेप्ट पहले स्टैटिक फ्रिक्शन का, स्टैटिक मतलब रेस्ट वाला है ना, जब बॉडी रेस्ट पर रहती है ना, उस वाले के किस किस फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं सारे लिए हैं आज, सारे उनको डिस्कशन में ले रहा हूँ। ठीक है जी, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दिस इज योर लेक्चर नंबर 7 एंड आई थिंक विद इन 2-3 मोर लेक्चर्स वी आर गोइंग टू वाइंड अप द फ्रिक्शन पार्ट एंड देन मूविंग टू वर्क एनर्जी पावर। रेडी? रेडी बच्चा लोग? चलो शुरू कर दें। आ जाओ तो आ जाओ, आ जाओ। पहले थोड़ा बहुत बातें समझो, कुछ कुछ बातें समझो छोटी छोटी, फिर हम इसको मूव करते हैं आगे की तरफ। ठीक है सर, आज स्टार्ट क्या करना है? आज बच्चों जी स्टार्ट कर दिया सर ने तुम्हारे फ्रिक्शन को शुरू कर दिया। सर ये फ्रिक्शन होता क्या है? पहले क्विकली इसकी बात कर ले। अगर हम आगे के 10 मिनट में, क्या 10 मिनट तो लगेगा फ्रिक्शन में, लगेगा इतना सा टाइम तो लगेगा यार। फ्रिक्शन की भी कुछ इज्जत है ना, वो इज्जत उसको देनी पड़ेगी। और क्या है कि सर इट इज़ अ फोर्स। वेरी गुड, इट इज़ अ फोर्स विच कम्स इनटू प्ले, विच कम्स इनटू प्ले। कब आएगा रोल में? विच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी टेंड्स टू मूव। कहा था ना, टेंड्स टू मूव मतलब कोशिश करे। एक तो ये लाइन इंपॉर्टेंट, टेंड्स टू मूव, और एक्चुअली मूव्स ना, टेंड्स टू मूव और एक्चुअली मूव्स। या तो कोशिश करे या एक्चुअली चले, उसे हम बोलेंगे, तब फ्रिक्शन रोल में आएगा, तभी फ्रिक्शन प्ले के अंदर आएगा, नहीं तो वो नहीं आएगा। बात बताता हूं, टेंड्स टू मूव और एक्चुअली मूव ओवर सरफेस, टच होना चाहिए ना, ओवर सरफेस ऑफ अनादर बॉडी, ओवर सरफेस ऑफ अनादर बॉडी। ठीक है, ठीक है, मान लिया क्या? अब मान जाओगे इस बात को कि क्या मैं बताना चाह रहा हूं यार, एकदम बेसिक छोटे शब्दों में, कम शब्दों में, कि ये एक रफ सरफेस है, इस पर एक बॉडी है m मास की, मैंने इस पर अभी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, बॉडी रेस्ट पर है, मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स भी जीरो है। फाइन क्या? इस पे फ्रिक्शन फोर्स भी जीरो है। कैपिटल एफ तो मैं किसको मान रहा हूं? कैपिटल एफ में अप्लाइड फोर्स को मान रहा हूं, कैपिटल एफ में अप्लाइड फोर्स को मान रहा हूं बच्चों, और स्मॉल एफ तो फ्रिक्शन को डिनोट करता ही हूं ना। प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल नहीं सर। अप्लाइड जीरो तो फ्रिक्शन भी जीरो, गुड टू गो। नेक्स्ट पॉइंट इज सर, अगर अब आपने सरफेस ले लिया, बॉडी को रख दिया, और बॉडी पर अब आपने एफ एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, तो पीछे फ्रिक्शन होगा? हाँ होगा। तो फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, फ्रिक्शन ऑलवेज हैव अ मैक्सिमम वैल्यू ना। एफ मैक्स क्या है सर? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन होती होगी कुछ तो। अब तुम्हारा अगर अप्लाइड फोर्स अगर फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है, मैक्सिमम से ज्यादा है, किससे ज्यादा है? मैक्सिमम से, तो तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स एफ मैक्स के ही इक्वल होगा। बात समझ गए? मोशन की कंडीशन है ना ये, तो
ये तो मोशन की कंडीशन है ना, ये तो काइनेटिक की कंडीशन है ना। क्या सर, जब मैंने अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा कर दिया तो मैक्सिमम फ्रिक्शन पीछे लग गया, सीधी सी बात है, ये तो कोई बड़ी बात तो कुछ नहीं कही। लास्ट पॉइंट पर अगर 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 तुमने एम मास बॉडी पर एफ फोर्स लगाया और पीछे तुम कहते हो फ्रिक्शन आया, और अगर तुम्हारा अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम है तो तुम्हारा फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स जितना ही होगा, तो तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स जितना ही होगा। क्या ये बात मैं समझा पाया? क्या तुम लोग समझ पाए? क्या मैं 3 बातें बताना चाहता हूँ। सर आपने अगर किसी बॉडी को मूव कराने की कोशिश नहीं की तो फ्रिक्शन नहीं होगा, गुड टू गो। बट अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उस पर पीछे फ्रिक्शन लग रहा होगा, आगे चल रही है तो अपोजिट लग रहा होगा ना। वैसे मतलब ऐसे तो मैं नहीं कहूँगा अब पीछे लग रहा होगा, पर मैं ऐसा कहूँगा इट अपोजेज रिलेटिव मोशन। मैं आ रहा हूँ उस बात पे, मैं रिलेटिव मोशन वाली बात पे भी आऊँगा, घबराना नहीं। पर अभी इतनी सी बात कह रहा हूँ, अभी मैं मैग्नीट्यूड पे बात करना चाहता हूँ कि फोर्स अगर आगे लगाया तो फ्रिक्शन कहाँ है? पीछे है ना, ऐसा मानते हैं हम, पीछे फ्रिक्शन फोर्स है और लग भी रहा है, बिल्कुल लग रहा है। अब तुम्हारा अप्लाइड फोर्स अगर ज्यादा हो गया मैक्सिमम फ्रिक्शन से तो तुम्हारी फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम फ्रिक्शन की जितनी होगी, गुड। बट अगर तुम्हारा अप्लाइड फोर्स पीछे वाले फ्रिक्शन फोर्स से कम है, मान लो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है 12 न्यूटन और तुमने लगाया है 10 न्यूटन, तो पीछे फ्रिक्शन भी कितना लग रहा होगा? 10 न्यूटन, क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही। क्या मुझे लिखना चाहिए क्या? सर बॉडी यहाँ पे भी रेस्ट पर है और इसको बोलेंगे स्टैटिक कंडीशन। ओके ओके, आगे बढ़ रहा हूं। देखो इस बात से कुछ भी दिक्कत हो तो पूछो कमेंट में। अब देखो होता क्या है कि जब हम फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच में, फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ बनता कैसा है सर? तो भाई वो ऐसा बनता है, सीधा 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 सीधा, एक पॉइंट तक तो सीधा फ्रिक्शन फोर्स और ये एक पॉइंट तक तो सीधा, उसके बाद थोड़ा सा कम होके सीधा। मतलब ये जो टॉपेस्ट वैल्यू है ना, मतलब ये जो टॉप वैल्यू है, टॉपेस्ट तो क्या होता है, पर ये जो टॉप वैल्यू है इसको बोलेंगे फ्रिक्शन लिमिटिंग। मैक्सिमम वैल्यू को बोलते हैं लिमिटिंग। उससे पहले पहले है सारा स्टैटिक, और ये वाला थोड़ा नीचे आके क्या है? एफ के। देखो ये डिटेल लेक्चर नहीं है, दिस इज नॉट अ डिटेल लेक्चर ऑफ फ्रिक्शन। आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड कि हमने पढ़ा हुआ है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, हमने पढ़ा हुआ है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। अब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में हमने क्या देखा है? टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में हमने क्या देखा है? हमने टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में देखा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है और काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। कौन सा होता है? काइनेटिक। आज हम किसकी बात करने वाले हैं? स्टैटिक की। स्टैटिक का मतलब बॉडी रुकी हुई है, बॉडी रुकी हुई है। अब स्टैटिक में तो बॉडी किस पर हो गई? क्या बताया आप लोगों ने मुझे? रेस्ट पर। फाइन। और इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। इधर तो मोशन स्टार्ट हो गया, इधर तो मोशन स्टार्ट हो गया। फाइन। तो अब बताओ स्टैटिक मतलब बढ़ रहा है 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 12 तक, जैसे बताया ना 12 तक बढ़ा और चलने के बाद थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। अब यहां पर हमने जब लॉ पढ़े थे तो एक बात पता है ना कि फ्रिक्शन फोर्स तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। किसके होता है? नॉर्मल रिएक्शन के। और F को हम जब हटाते हैं तो लिखते हैं म्यू एन। म्यू का नाम है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू का नाम है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये आज ही समझा रहा हूं इस लेक्चर में। इसके बाद 3 लेक्चर तक मैं इसके क्वेश्चंस ही कराऊंगा, 3 लेक्चर में इनके क्वेश्चंस ही कराऊंगा। फिर मत बोलना कि नहीं समझ में आया। आगे देखो, आगे देखो।
तो सर म्यू एल बड़ा होता है म्यू के से, होगा ही ना। ऐसे भी कह सकते हो एफ एल बड़ा होता है एफ के से। बात ठीक, बात ठीक। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है सर? ये डिपेंड करता है, बोले हाँ, ये नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। किस पे करता है? रफ है कि स्मूथ, और भी किसी पे करता है? नेचर ऑफ सरफेस के अलावा तो और किस पे करेगा? रफ है कि स्मूथ, और क्या करेगा? बस। हाँ, तो ये तो नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है म्यू। म्यू डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस, कि वो रफ है कि स्मूथ। बाकी तो कोई फैक्टर इसका नहीं है, ना ना ना, इसका नहीं है। तो सर म्यू डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस, फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस एंड नॉर्मल रिएक्शन। फाइन फाइन, ठीक है ठीक है। फॉर्मूला भी दे दिया तुम्हें, फॉर्मूला भी दे दिया। अब स्टार्ट करूं क्या? कुछ क्वेश्चन से पहले स्टार्ट करूं, फिर देखते हैं कि क्या क्या ऐसा पार्ट है जो हमारे को इसमें आया है। चलिए, जहां जहां जरूरत पड़ेगी लेता जाऊंगा। अभी देखते हैं, इन द फिगर शोन कैलकुलेट द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो मैं एक बार एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताना चाहिए फिर मुझे। यस, तो पीछे मैं तुम्हारे को एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताता हूं एक बार, और एंगल ऑफ रिपोज भी बता देता हूं फिर। तो सर एंगल ऑफ फ्रिक्शन ले लो, जिसको डिनोट करो थीटा से। ये एक बॉडी है एम मास की, सरफेस पर रखी हुई है। इस पर कौन से फोर्स लग रहे हैं सर? इस पे नीचे mg लग रहा है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, आगे अप्लाइड फोर्स अगर लग रहा है तो पीछे फ्रिक्शन लग रहा है। तो ये जो फ्रिक्शन और n दिख रहा है तुम्हें, इन दोनों का रिजल्टेंट लो ना यार एक बार। सर ये रहा इन दोनों का रिजल्टेंट r। ये r का एंगल n के साथ जो होता है ना, उसको थीटा बोलते हैं यार। r का एंगल f के साथ नहीं, r का एंगल n के साथ। द एंगल विच द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन मेक्स विद द नॉर्मल रिएक्शन। ये डेफिनेशन होती है इसकी, कि ये रिजल्टेंट है इन दोनों का, जो नॉर्मल रिएक्शन के साथ जितना ही एंगल बनाएगा उसे बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन में मैं tan थीटा ढूंढ रहा हूं, तो सर F/n, बस ये था एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इससे ऊपर कुछ नहीं है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, tan थीटा F/m। एक और ये लोग बातें कर लेते हैं कभी कभी, वो होता है एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। क्या करें इसका, किससे डिनोट करें? चलो अल्फा से कर देते हैं। तो सर ये एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल है अल्फा। ऐसे बोलते हैं इस अल्फा को, इस पे एक बॉडी भी रखी हुई है एम मास की। ऐसे बोलते हैं इस अल्फा की कितनी वैल्यू हो, सो दैट द ब्लॉक जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, सो दैट द ब्लॉक जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग। तो सर एक फोर्स बताएं हम आपको, इस पे कौन सा लग रहा है? mg। mg के दो कंपोनेंट में डायरेक्ट कर दूंगा तो कोई ऐसे बोलेगा मेरे को कि कैसे आ गए, कहां से आ गए? कौन बोलने वाला है तुम में से? पढ़ा दिया है, क्योंकि ये चीज़ें तो यार, ये तो पढ़ा दिया है कि ये mg cos थीटा होगा, सॉरी cos अल्फा होगा, ये mg sin अल्फा होगा। और अगर क्योंकि ये नीचे जाने की बात हो रही है, जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूविंग, अभी मूव नहीं किया है, जस्ट एट द वर्ज, मिनिमम एंगल कितना चाहिए? मैक्सिमम तो कितना भी रखो मूव करेगी, मिनिमम कितना चाहिए? द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइंड सो दैट द बॉडी जस्ट स्टार्ट्स मूविंग। ठीक है, इक्वेट करूं, n तो है cos, सॉरी हटाओ n को, तुम लोग यहां से लिखो F बराबर mg sin अल्फा और n बराबर mg cos अल्फा। कहा मैंने कि इन दोनों को डिवाइड कर दो? सर कर दें, कर दो tan अल्फा, tan अल्फा होगा F/n। सर ये तो उसके जैसा ही आया है, tan थीटा के जैसे। तो हाँ भाई बिल्कुल, थीटा और अल्फा बराबर ही होते, सब केसेस में नहीं, इस वाले केस में जिसमें जस्ट स्टार्ट मूविंग, जस्ट स्टार्ट मूविंग, इन दैट केस द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देख लो ना, इन दोनों का एंगल भी तुम लोग ले लोगे तो वही तो आएगा मेरे भाई।
ये जो लोग, समझ गए, समझ गए, ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज भी बताया। आगे बढ़े, अब देखते हैं, अब देखते हैं। अब सर इसमें बस वो एंगल निकालना है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो हमारा आंसर आ सकता है सर। तो शेल वी मूव, ये रहा बॉडी, 10 kg का बॉडी। सर इस पे लगने वाले फोर्सेस बनाइए ना, रफ सरफेस, ये सेंटर, इधर एक फोर्स, इसका एंगल इधर 37, फोर्स कितना 100 न्यूटन। सर तो ये है 100 कॉस 37, और नीचे लग रहा होगा एक तो mg 100 न्यूटन, और एक नीचे लग रहा होगा ना 100 साइन 37। ऊपर क्या लग रहा होगा, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन डेफिनेटली लग रहा होगा। पीछे क्या लग रहा होगा, पीछे फ्रिक्शन लग रहा होगा ना पक्का। अब इनका एंगल तो देखो, इनका एंगल तो देखिए, ये वाला, ये थीटा चाहिए इनको, यही तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। सर फॉर्मूला याद आ गया मेरे को सर, F अपॉन एन। एन कितना है सर, एन इन दोनों के सम के बराबर है। एन जो है ना, एन जो है ना वो 100 प्लस 100 साइन 37 कितना होता है। तो सर ट्राइंगल एक बार याद कर लेते हैं, गलती नहीं होगी फिर। 37 के सामने वाला 3, फिर 4, ये 53 और ये 5। साइन कॉस 37 पूछा है सर 4/5, नहीं सॉरी, साइन 37 पूछा है सर 3/5, 20 सर 60, 160 सर। ओके, एन निकल गया। अब एफ बताओ सर, एफ तो इसी के इक्वल होगा ना, बॉडी मूव थोड़ा ना कर रही है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अगर वो मूव नहीं कर रही तो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। अभी अभी कंसेप्ट समझाया मैंने। अप्लाइड फोर्स ये है क्या, और फ्रिक्शन फोर्स इसी के तो इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा भाई, 100 कॉस 37 कितना है सर 4/5, कटिएगा 20, 80 आ रहा है सर। अब कीजिएगा F बाय एन, तो सर 80/180, ओ सॉरी 160 सर, हाफ। थीटा है tan इनवर्स हाफ, कोई एंगल नहीं होता tan के अंदर हाफ वाला, मतलब मुझे याद नहीं है, एंगल तो होता होगा, हमें वो वैल्यू याद नहीं रहती, तो हमको इसी में आंसर को छोड़ के आना है। चेक कर ले, चेकिंग फ्रॉम द आंसर स्लाइड, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो ऐसे और बस 15-20 मिनट अच्छे से इन क्वेश्चंस को तुम लोग अभी मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो, पक्का फ्रिक्शन अच्छा हो जाएगा। बट थोड़ा बेसिक आइडिया तो बच्चों रखना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर तुम बोल दो शॉर्ट वीडियो सीरीज को लॉन्ग वीडियो सीरीज कर दूं, फिर तो मैं भी 2-2 घंटे पढ़ा सकता हूं। बड़ी बात वो नहीं है, मेन मुद्दे की बात है कि हम पढ़कर उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तो उसी प्रॉब्लम का सल्यूशन है यहां पर। सर देखिए, आप इसका वो करो रिजोल्यूशन, ठीक किया, 5t cos 37 और यहां बनेगा 5t sin 37। ऊपर नॉर्मल रिएक्शन भी होगा, नीचे 7g होगा। ठीक है, ठीक है, मैंने तो बस रिजोल्यूशन किया है, क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा नहीं है अभी तक, अब पढ़ रहा हूं। अ ब्लॉक ऑफ 7 kg प्लेस्ड ऑन द रफ पुल बाय वेरिएबल फोर्स F, है ना, 37 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल। द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन एंड द सरफेस इज 1, म्यू का वैल्यू 1 है भाई, मैक्सिमम ही हो गया। If the force starts acting on t equals to 0, find the time in which the block starts sliding. Just start sliding. तो at the verge of sliding, मतलब लिमिटिंग वाले केस हैं। तो सर अब आप देखिए, एक ही चीज तो नहीं बनाई आपने पीछे, वो है फ्रिक्शन, वो भी बना लो, और तो बची क्या गया। अब एक बात बताइए, क्या फ्रिक्शन फोर्स 5t cos 37 के इक्वल नहीं होगा? होगा। 5t cos 37 कितना होगा? cos 37 तुम्हारा हो जाएगा 4/5,
तो ये तुम्हारा आ गया 40 फ्रिक्शन फोर्स। और एक बात हमें पता है, फ्रिक्शन बराबर तो म्यू एन होता है, और म्यू की वैल्यू 1 है तो एन के इक्वल होगा। तो मतलब एक एन और निकालना पड़ेगा मुझे। एन निकालने के लिए मैं इनके पास गया, मैंने बोला एन पता है कितना है भाई, 7g माइनस 5t साइन 37। गड़बड़ हो गया क्या? cos 37 मैंने कितना बोला तुम्हें, 4/5 सही है, और साइन 37 बोल रहा हूं 3/5, करेक्ट है भाई। तो ये हो गया 70 माइनस 3t एन का वैल्यू। गुड गुड। नाउ पुटिंग द वैल्यू कि एफ कितना है मेरा 40 और एन है मेरा 70 माइनस 3t, ये हो गया 70 70, टी हो गया 10 सेकेंड आंसर। जैसा जैसा कह रहा था वैसा वैसा वैल्यू पुट करता गया। अगर मैं सिर्फ ये सोचने लग जाऊंगा कि टाइम कहां से लाऊं टाइम कहां से लाऊं तो दिक्कत हो जाएगी। तुम्हें स्टेप्स करते रहने हैं बच्चों, जो भी रुक जाएगा ना फिर उसको दिक्कत आ सकती है। गिवन लिखते रहो, स्टेप्स करते रहो करते रहो, अल्टीमेटली पहुंच जाओगे। मैंने इतना से ही तो सोचा एफ आ गया, अगर मुझे इसका टी निकालना है तो मुझे एफ चाहिए। एफ का वैल्यू म्यू एन है, म्यू 1 है तो एन के इक्वल हो गया। एन की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दी, खत्म। सोच, मेथड डेवलप करना पड़ेगा, सोच डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है ठीक है। 10 सेकेंड्स। अगला क्वेश्चन, अब ये आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है, तुम लोग ट्राई कर सकते हो, कोशिश करके देखो। बहुत आसान है, वीडियो को पॉज कर लो नहीं तो। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज कैप्ड ऑन द फ्लोर। कैप्ड मतलब रुका हुआ है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.4। अच्छा, एंड अ फोर्स ऑफ 2.5 न्यूटन, ये कितना है 2.5 न्यूटन मैंने लगाया है। तो फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा सर, मैक्सिमम म्यू एन। म्यू कितना दिया है मुझे 0.4। एन कितना है, एन कितना है 2g मतलब 2 × 10। ये पॉइंट हटाया, नीचे कट और आ रहा है 8 न्यूटन। मैक्सिमम फ्रिक्शन 8 न्यूटन लग सकता है, तुम लगा रहे हो 2.5 न्यूटन, मतलब अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फोर्स से कम है, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अप्लाइड के इक्वल होगी, जो कि होगी 2.5 न्यूटन। आया होगा कई बच्चों का ये आंसर तो आया होगा आसान, कि भाई मैक्सिमम फ्रिक्शन तो 8 न्यूटन लग सकता है। अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन 8 न्यूटन लग सकता है और आप 2.5 न्यूटन ही लगा रहे हो, तो फ्रिक्शन भी 2.5 ही लगेगा, उससे ज्यादा कैसे लग जाएगा। क्लियर है। 1 ये देखो, पढ़ने में थ्योरी, सिर्फ पढ़कर हम कितना आंसर कर पाएंगे इसको। फिर देखें सर, 2 persons pull each other through a massless rope in a tug of war, through a massless rope in a tug of war। ठीक है, आगे आगे। Who will win? The one who weight is more। ऐसा वैसा मानते तो हैं हम, थोड़ा ऐसा है। The one who pulls the rope with a greater force, pull the rope। अच्छा, आगे भी पढ़ लेते हैं एक बार, थोड़ा ठीक लग रहा है। The one who applies more friction force on the ground, the one who applies more normal force on the ground। तो देखो नॉर्मल से नहीं, देखो यहां पर खींचने के लिए क्या करना होगा, खींचने के लिए फोर्स कहां लगाना पड़ेगा, कहां लगाना पड़ेगा, आगे आगे। तो फिर एक फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा, ग्राउंड पर तुम फोर्स लगाओगे तो ग्राउंड तुम्हें फोर्स देगा। मतलब यार यहां एक्शन रिएक्शन लगेगा ना, यहां एक्शन रिएक्शन की बात हो रही है ना। जो ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा ग्राउंड पे, जो ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा ग्राउंड पे वही जीतेगा। जो इधर ज्यादा लगाएगा उसको इधर ज्यादा मिलेगा, जो इधर ज्यादा लगाएगा उसको ज्यादा मिलेगा। तो यार ये तो टॉपिक ही फ्रिक्शन है?
ये तो टॉपिक ही फ्रिक्शन है, तो आंसर भी फ्रिक्शन जैसा ही होना चाहिए। ये समझ के भी लगा सकता हूं क्या, पर फिर भी कंसेप्ट समझ गए। जो जितना ज्यादा रिएक्शन फोर्स, एक्शन फोर्स लगाएगा ग्राउंड पे, उसको उतना ही रिएक्शन मिलेगा। बस कहने की बात यह है। अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg इज केप्ट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो ये तो इंक्लाइंड नहीं है, तो ठीक है, ग्राउंड पे रख रहा हूं। ग्राउंड पर रख दिया 4 किलो का मास। ये लो, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस इज, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.8 म्यू। आगे बताओ। एन एक्सटर्नल फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन इज अप्लाइड पैरेलल टू द ग्राउंड। ओके ओके, इजी। कितना न्यूटन? 30 न्यूटन। द रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन द ग्राउंड ऑन, अच्छा, द रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द ब्लॉक, रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स, टोटल फोर्स। सर आगे आप ये लगा रहे हो तो पीछे फ्रिक्शन लग रहा होगा, पक्की बात, कच्ची करते नहीं हम। ये है फ्रिक्शन फोर्स। सर नीचे अगर वेट लग रहा है 4g, तो ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग ही रहा होगा n। अब एक बार मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू तो अलग से चेक कर लेता हूं, फिर बाद में डिसाइड करूंगा। 0.8 इंटू 40, तो ये आ रहा है 32 मैक्सिमम। तुम आगे लगा रहे हो 30, तो फ्रिक्शन फोर्स भी 30 लग रहा होगा। फ्रिक्शन की वैल्यू मेरे भाई मैक्सिमम वाली नहीं होती, 30। अब 30 तो ये लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है 40। इनको चाहिए टोटल, तो मेरे भाई इन दोनों का टोटल तो ये होगा, द रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द ब्लॉक। तो ग्राउंड एक तो नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, ग्राउंड ही तो फ्रिक्शन लगा रहा है। उन दोनों का रिजल्टेंट 50 नहीं आया क्या? 30 और 40 का आंसर 50 नहीं आएगा क्या? 50 न्यूटन आंसर। न्यूटन आंसर। गुड टू गो, समझ में आया भैया? आगे चलें। बोला है अ ब्लॉक वेज W is held against the vertical wall. Let me draw a wall. और उस पर एक ब्लॉक को होल्ड कर दिया जिसका वेट है W बाय अप्लाइंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स। इस पर मैं इधर की तरफ एक फोर्स लगा रहा हूं F, तो मुझे दीवार से एक नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा होगा N, ये तो पक्की बात है। नीचे लग रहा होगा W, तो ऊपर लग रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, वो पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ F नीडेड, तो वो W से कम होगी, W के बराबर होगी, बड़ी होगी कि डाटा इनसफिशिएंट है। सर एक बात तो पक्की है कि W स्मॉल f के बराबर होगा और स्मॉल f म्यू n के बराबर होगा, और यह बात भी पक्की है कि n f बड़े F के बराबर होगा। बता दो नहीं क्या? तो सर अगर F यहां से आप निकालो तो आएगा W बाय म्यू। अब ये म्यू कितना है? एक बात मुझे हमेशा पता है यार, म्यू हमेशा कम होता है 1 से। अगर ये 1 से कम आएगा तो भैया फिर तो F बड़ा होगा W से। अगर म्यू ही 1 से छोटा है तो F बड़ा है W से। यार ग्रेटर देन W है यार। आंसर ये होना चाहिए कि ग्रेटर देन W। Shall we move? Next question on your screen class. अब वैसा ही लग रहा है मुझे तो, वापस वॉल आ गई, 2 kg का ब्लॉक आ गया, पर अब की बार वॉल एक्सेलरेट भी कर रही है A से, पर ब्लॉक प्रेस कर रखा है, गिर नहीं रहा है, ब्लॉक फॉल नहीं हो रहा है। नीचे डेफिनेटली 2g,
ऊपर डेफिनेटली फ्रिक्शन, वॉल का डेफिनेटली नॉर्मल रिएक्शन, और वॉल पर इधर फोर्स तो होगा ही। वो कितने के इक्वल होगा? एमए के। ब्लॉक का बना रहा हूं एफबीडी, 2 इंटू ए, 2 kg का ब्लॉक है ना। क्या चाहिए हमें? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एफ बराबर 20। एफ होता है सर म्यू एन 20। सर एन का वैल्यू होगा 2a 20। म्यू चाहिए क्या? म्यू चाहिए 10/a। ये कैसा आंसर है? अच्छा सॉरी, G/a। G/a। अब बात सुनना, म्यू बड़ी बात ये नहीं है G/a निकालना, ये तो कितना आसानी से मैंने निकाल दिया। पर वो म्यू G/a से बड़ा होना चाहिए कि म्यू G/a से छोटा होना चाहिए कि म्यू G/a के बराबर होना चाहिए कि म्यू बड़ा होना चाहिए A/G के? तो पहला ऑप्शन तो ये फोर्थ ऑप्शन तो हटा दूं, बराबर, छोटा या बड़ा। सर ना गिरे इसके लिए फ्रिक्शन थोड़ा ज्यादा ही रख लो ना भाई। बराबर रखने में चांस है कि गिर जाए, है ना, गिरता नहीं है पर गिर जाए, चांस है। तो अगर आपने म्यू को बड़ा रखा ना G/a से, तो बेस्टम बेस्ट है वो ऐसी कंडीशन है जिसमें गिरेगा नहीं। तो बड़ा ही रख लो भाई, फिर तो 1 कर लो भाई। बड़ा अगर रखना चाहते हो तो 1 आंसर कर लेना चाहिए हमें, है कि नहीं? ठीक है, समझ में आ रहा है। एक वॉल रही, वॉल पर ब्लॉक रहा, ब्लॉक नीचे गिरने की कोशिश कर रहा था, पर वॉल इतनी तेज चल रही है कि उसको गिरने ही नहीं दे रही। मैं ये पेन है, इस पे ऐसे रखूं और इतना तेज चलाऊं कि इसको गिरने ना दूं, हाथ को इतना फास्ट लेकर आऊं कि इसको गिरने ना दूं। ऐसा हो सकता है? करके दिखाऊं क्या तुम लोग? हुआ तो है, मतलब मैंने बाद में फिर भी हाथ बंद किया है, पर तुम्हारे अगर इधर से स्लो मोशन में दिखा पाता होता ना, तो ऐसा था कि मैंने इस पेन को गिरने नहीं दिया, जबकि मैंने इसको ग्रिप नहीं बनाया, ग्रिप तो लास्ट में बनाया। तो वो एक्सेलरेशन था A। ठीक है, ठीक है, चलूं आगे। ओके, 8th क्वेश्चन कमिंग ऑन योर वे। सर ये क्या है? अ बीड ऑफ मास m, दिख रहा है एक छोटी सी बीड, मतलब मोती। A bead of mass m is located on the parabolic wire with its axis vertical, ठीक है, whose equation है, इक्वेशन इससे देते हैं, if the coefficient of friction is mu, the highest distance above the x axis, x axis के above जो distance होती है उसे y ही तो बोला जाता है। अरे x axis के above जो distance होती है उसे y ही तो बोला जाता है। तो वो y पूछ रहे हैं तुमसे, at which the particle will be in इक्विलिब्रियम, जिसमें कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में आ जाए, रुक जाए, रेस्ट पे आ जाए, उस पे नेट फोर्स 0 लग रहा हो। जैसे कि ये m यहां टॉप पे आ गया ना, तो सर नीचे mg लग रहा होगा, और देखा जाए तो फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, और ऐसे भी कोई ना कोई तो बैलेंस कर ही रहा होगा। वो तो मैं नॉर्मल मैंने इसके कंपोनेंट कर दिए, mg के 2 कंपोनेंट कर दिए मैंने, जो कि इस f को बैलेंस कर रहा है। फिर तो ये वहां एकदम से रुकता है। कैसे शुरू करूं? मुझे y निकालना है ना, y। आंसर म्यू की टर्म्स में आ रहा है, a भी आ रहा है, ये a वाला तो ये। चलो इसको डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो ये आया सर 2x a dy/dx। तो यहां से मैं लाया tan थीटा, dy/dx को tan थीटा बोलते हैं, 2x/a, और पता है tan थीटा म्यू के बराबर होता है। आ गया tan थीटा म्यू के बराबर होता है।
तो ए म्यू बटा 2 है x, मुझे चाहिए था y, तो x की वैल्यू क्या है, रूट ए वाई लिख दूं, मुझे y चाहिए था, रूट ए वाई भी ठीक लिख दिया मैंने। अब अगर तुम्हें चाहिए कि y चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर करो, ए स्क्वायर एक कम करो, तो ए म्यू स्क्वायर बाय 4, ये आंसर है y का। कौन सा ऑप्शन है, म्यू स्क्वायर ए बाय 4, कौन सा ऑप्शन है भाई, 3, ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर, 3 इज द आंसर। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इजी ब्लॉक वाले प्रॉब्लम्स हैं। तो अभी तो बस मैंने इनिशिएट किया है, स्टैटिक वाली प्रॉब्लम्स लाया हूं, फ्रिक्शन की इजी क्वेश्चंस लाया हूं, आगे की भी 2 और क्लास सिर्फ फ्रिक्शन पे ही बेस्ड, उसमें काइनेटिक भी इन्वॉल्व हो जाएगा, स्टैटिक भी इन्वॉल्व हो जाएगा, डायरेक्शन के भी पॉइंट्स लूंगा, फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होती है उसके भी पॉइंट इंक्लूड करूंगा, है ना। तो ये 30 डिग्री, तो ये बोला है द फिगर शोज ब्लॉक कैप्ट ऑन द रफ इंक्लाइन प्लेन, द मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स डाउन द इंक्लाइन प्लेन 1 न्यूटन है, वाइल मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स अप द इंक्लाइन प्लेन 7 न्यूटन है, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज। अच्छा तो चलो पहले डाउन के लिए बनाऊं, डाउन के लिए बना दे, सर डाउन के लिए इधर लग रहा होगा 1 न्यूटन जो उन्होंने कहा, इधर लग रहा होगा mg साइन 30, बिल्कुल लग रहा होगा, और इधर लग रहा होगा, पीछे लग रहा होगा फ्रिक्शन F, बस डाउन के लिए तो यही है, और तो कुछ नहीं छूट गया। सर अप के लिए करें, ऊपर लग सकता है 7 न्यूटन, पीछे लग रहा है फ्रिक्शन प्लस, ठीक है, ठीक है, इक्वेशन बना के दे रहा हूं तुम्हारे को, 1 प्लस एम जी साइन 30 बराबर एफ को लिख रहा हूं म्यू एन, और एन है इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन इससे बनाऊंगा सर, 7 इक्वल्स टू एफ प्लस एम जी साइन 30, ये थीटा क्यों है, ये भी 30 ही है भाई, तो इधर आएगा f इज इक्वल्स टू म्यू एम जी कॉस 30 प्लस एम जी साइन 30, ये रही इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 में दोनों में म्यू दिख रहा है क्या आपको, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्लास, ये तो मैं अब होमवर्क दूंगा, ये मुझे होमवर्क देना ही पड़ेगा। तो ये होमवर्क जिसमें कहना चाहता हूं मैं तुम्हें कि भाई दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, सॉल्व करके एक आंसर देखो क्या आता है तुम्हारा। आंसर स्लाइड से मैं आंसर तुम्हें जरूर बता देता हूं। फोर्थ मतलब हो गया 4/3√3 ना, सॉरी हाँ 4/3√3, ये आ रहा है कि नहीं चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, अ ब्लॉक ऑफ 20 kg is capped is acted upon by a force 30 Newton at an angle 53 degree with the horizontal on the downward direction. Okay, the coefficient of friction is 0.2, the friction force acting on the block by the ground is, ठीक ही लग रहा है, डायग्राम तो मैं बना सकता हूं। सर सरफेस लो, सरफेस पर ब्लॉक रखो, ब्लॉक पर डाउनवर्ड फोर्स लगाओ 30 न्यूटन का,
और उसका एंगल हॉरिजॉन्टल से मार्क करो 53 डिग्री, और अब कंपोनेंट दो दो बता दो। तो कहा 30 cos 53 और नीचे लिखा मैंने 30 sin 53, है कि नहीं। कोफिशिएंट इसका म्यू मुझे दे रखा है 0.2, देखता हूं कहां मुझे हेल्प करता है। एक ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, नीचे mg भी तो लग रहा होगा यार। हाँ 20 kg का है ना ये, तो 200 न्यूटन नीचे भी और लग रहा होगा। मुझे फ्रिक्शन फोर्स चाहिए, तो मैंने बोला म्यू एन फॉर्मूला यूज होना चाहिए, म्यू है 0.2। एन मुझे दिया नहीं था तो एन मैंने निकाला। कैसे निकाला? तो मैंने कहा एन इज इक्वल्स टू 200 प्लस ये कितना है जी 30 साइन 53, क्या 4/5 कट हो गया, 12 आ गया, 12 न्यूटन आ गया। और आगे की तरफ, अच्छा एक बात सुनो, कुछ गलती तो नहीं करी मैंने? नहीं, 0.2 इंटू 12 नहीं, अरे सॉरी 12 कैसे लिख रहा हूं मैं यहां, सॉरी 12 प्लस ये है ना भाई, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू है, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू है 200 प्लस 12 212, तो 0.2 अपॉन 10 कर दिया इंटू 212 मैंने कर दिया। तो 21.2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 42.4 न्यूटन। पर ये तो मैक्सिमम वैल्यू है जो लग सकती है। मेरी बात सुनो, अभी तक मैंने अप्लाइड फोर्स की तो देखी नहीं, वो है 30 cos 53। अच्छा, तो ये 4/5, तो ये 3/5, ये कितना हुआ 18। तो भाई पीछे भी 18 ही लग रहा होगा फिर तो फ्रिक्शन। यार मेरी बात सुनो, दो चीजें नहीं निकालता क्या सर? मैक्सिमम फ्रिक्शन आपने निकाल लिया, 42.4 लग सकता है मैक्सिमम। अब लग इतना सकता है, तुम लगा रहे हो 18, चलेगी? बोले नहीं चलेगी। तो फिर फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? इतना नहीं, 18 के बराबर। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मैं लाया, थ्योरी का क्वेश्चन है भले, पर एक अच्छा क्वेश्चन लिए हुए है अपने आप में कि व्हेन अ बाइसाइकिल इज इन मोशन, the force of friction exerted by the ground on the two wheels is such that। तो अब मैं एक बात याद कराऊंगा तुम्हारे को कि जब तुम पैडलिंग करोगे तो जो तुम्हारा रियर व्हील है, रियर व्हील, वो तो जुड़ा हुआ है ना, मतलब फ्रंट वाला व्हील फ्री टू मूव होता है और बैक वाला व्हील जुड़ा हुआ होता है। तो जो जुड़ा हुआ है उस पे तो फ्रिक्शन लगेगा बैकवर्ड, पर जो फ्रंट है उस पर फोर्स लगेगा फॉरवर्ड, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। पर अगर तुमने पैडलिंग लगाना छोड़ दिया, अच्छा ये मल्टीपल करेक्ट है यार, ये मल्टीपल करेक्ट है। अगर तुमने पैडलिंग लगाना छोड़ दिया तो दोनों पे ही फ्रिक्शन फोर्स लगेगा आगे, क्योंकि कोई भी अप्लाइड फोर्स नहीं है। तो कौन है जो उसको आगे ले जा रहा है? सर आगे ले जा रहा है फ्रिक्शन। यार रियर वो फ्रंट व्हील फ्री टू मूव है, वो आगे कैसे जा रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन उसको आगे ले जा रहा है, क्योंकि उससे तो कोई चेन जुड़ी हुई है ही नहीं। रियर व्यू कैसे जा रहा है? सर चेन जुड़ी हुई है, चेन चल रही है तो वो चल रहा है, चेन चल रही है तो वो चल रहा है, तो फिर फ्रिक्शन कहां लगेगा? बैकवर्ड। पढ़ो,
इन बैकवर्ड डायरेक्शन ऑन द फ्रंट व्हील, नो. इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन द फ्रंट व्हील, ओके. एंड द बैकवर्ड डायरेक्शन ऑन द रियर व्हील, सही बात है. पर कब? व्हेन पैडलिंग. और तुमने पैडलिंग छोड़ दी तो बैकवर्ड डायरेक्शन ऑन बोथ द व्हील, नहीं, फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन बोथ द व्हील, यस. 11th का 1 and 3, यार ये क्या हुआ? 1 and 3 है, दिखाना. सॉरी, उल्टा बोल दिया क्या मैंने? इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. अच्छा, चूज गलत कर लिया मैंने, प्लीज चूज गलत कर लिया मैंने शायद. अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, उल्टा भी बोल दिया ना मैंने, उल्टा बोल दिया, इसीलिए दोनों आंसर बदल गए मेरे. सॉरी, इधर चेंज करना पड़ेगा मुझे, मैंने उल्टा बोल दिया. जब आप पैडलिंग कर रहे हो, ठीक है ठीक है, मैं अभी आगे चल रहा हूं. फ्रिक्शन कहां लग रहा है सर? आगे. क्योंकि आप फोर्स कहां लगा रहे हो? पीछे. आप फोर्स पीछे तो फ्रिक्शन आगे. तो रियर व्हील पे तो फ्रिक्शन है फॉरवर्ड, और फ्रंट व्हील पे है फ्रिक्शन है बैकवर्ड, क्योंकि वो फ्री टू मूव है. क्लियर है? अब हो गया ना. बैकवर्ड डायरेक्शन ऑन द फ्रंट व्हील एंड फॉरवर्ड ऑन द रियर. पर तुमने पैडलिंग छोड़ दी तो दोनों पे बैकवर्ड. हाँ, 1 and 3. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन. Next question and the last question. A solid cube of mass 5 kg is placed on the rough horizontal surface, दिख रहा है, in xy plane. The friction coefficient between this is 0.4. Okay. The external force is this applied on the cube. ठीक है, ये किस प्लेन में रखा हुआ है एक बार देख लेना, x और y में. अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दे सकते हो. सर इसका जो वेट है ना, उसके कारण नीचे एक फोर्स लग रहा होगा 550, लग रहा हो. ऊपर भी एक फोर्स लग रहा है सर z एक्सिस के कारण. कहां है? ये रहा 20. भाई मजा आ गया भाई. ठीक है, ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा. r बोल दूं क्या उसको? r बोल दूं, n से दिक्कत होती है तो r. तो 20 + r बराबर 50. रुका हुआ तो है ही. R बराबर 30. नॉर्मल रिएक्शन 30. द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द क्यूब बाय द सरफेस इज 10. द ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग. स्लिप करेगा. स्लिप तो तब करेगा जब नेट फोर्स, आगे का फोर्स कितना है बताऊं क्या मैं तुम्हें? आगे कितना लग रहा है? तो 6 और 8. यार ये एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स वाई प्लेन में ही चलेगा, तो तुम एक्स वाई के कंपोनेंट लोगे या किसी और के ले लोगे? तो सर वो अगर निकालने जाऊंगा तो आएगा 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 10 आ जाएगा. आगे लग रहा है 10. और फ्रिक्शन कितना है मेरे भाई? मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है भाई? मैक्सिमम तो सर निकलेगा म्यू एन से 0.4, और एन कितना बोला तुमने मेरे को? अभी निकाला था 30. तुमने बताया मैक्सिमम है 12. भाई मैक्सिमम 12 लग सकता है, तुम आगे 10 ही लगा रहे हो. चलेगा आगे? चलेगा आगे? नहीं चलेगा. पहला हुआ गलत. फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा जितना लगा रहे हो? 10 है क्या? हाँ 10 है. फ्रिक्शन फोर्स एक्स इन द एक्स वाई प्लेन एट द एंगल 127 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. चलो ये देख लेता हूं. 4 तो इजीली हो गया. द कॉन्टेक्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस. कॉन्टेक्ट फोर्स तो कौन सा लग रहा है सर? ऊपर एक फोर्स लग रहा है जो कि है 50. आगे एक फोर्स लग रहा है 10, है ना? 10√10 आ रहा है. कैसे? मतलब टोटल कांटेक्ट फोर्स. कांटेक्ट में कौन कौन है ये बता दो. कांटेक्ट में कौन कौन है? तो कांटेक्ट में एक तो 20 है ऊपर, 6 है, 8 है,
ये सब कांटेक्ट ही है। तो इधर तो नेट कितना आ गया? नहीं, द नेट कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस, बाय द सरफेस। सर बाय द सरफेस होगा, एक तो होगा 50 और एक बाय द सरफेस होगा फ्रिक्शन। हाँ ठीक है, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। देखो कैसे, अब मैं बता रहा हूं। द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन द एक्स वाई प्लेन एट एंगल। तो देखो आपको क्या दिख रहा है कि यहां पर एक्स में एक फोर्स लग रहा है, जेड में एक फोर्स लग रहा है, मतलब वाई में लग रहा है, और एक कितना कितना लग रहा है दिख ही रहा है तुम्हारे को। वाई में 8 है, इसमें 6 है, तो नेट कितना आएगा? टॉप व्यू से देखो, टॉप व्यू से देखो तो एंगल कितना बन रहा है मुझे बताओ। tan थीटा 6/8 है, तो कितना हो गया? 3/4 हो गया। 3/4 हो गया तो 37 डिग्री नहीं हो गया? 3/4 हो गया तो 37 डिग्री नहीं हो गया? अब तुम 90 में 37 ऐड करोगे तो 127 नहीं आएगा। अरे क्योंकि तुम्हें एंगल उसके साथ लेना है ना मेरे भाई। किसके साथ लेना है? पढ़ो, एक्स एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज लेना है। तुम कह रहे हो अभी एंगल 37 डिग्री है, तो वो तो एंटी क्लॉकवाइज है एक्स एक्सिस के साथ। कैसे? नहीं समझे? ये देखो, ये लो, ये जो फोर्स लग रहा है इसका ये एंगल अगर 37 होगा तो मेरे भाई ये कितना होगा? कितना होगा? तो वो होगा 127, 90 प्लस, क्योंकि उनको क्या सा फोर्स चाहिए? पढ़ो, द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन द एक्स वाई प्लेन। फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स इन द एक्स वाई प्लेन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दोनों चीजें तुम्हारे को सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। फ्रिक्शन फोर्स ये वाला, तो ये कितना है? तो 90 प्लस 37, 127 कहां गया? 127 विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और कॉन्टैक्ट फोर्स भी कितना आएगा? 10√10। तो विद दिस इसके आंसर हो गया 234। 234 समझ गए? बात समझ गए? क्या कहना चाहते हैं ये? समझ गए बात? तो ऐसे ये जो भी क्वेश्चंस हम आपको करवा रहे हैं बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोई भी पार्ट नहीं समझ में आया हो, जल्दी में थोड़ा सा स्किप हो गया हो, फास्ट करा दिया हो, आप लोग अपना फीडबैक दो। पक्का उस क्वेश्चन को हम रिपीट कराएंगे, उस टॉपिक को रिपीट कराएंगे, और अकॉर्डिंगली आपकी नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड प्रोसेस यहाँ पर रखेंगे फिजिक्स का। ठीक है बच्चों? ठीक है, बहुत बढ़िया प्रिपरेशन करो। दैट्स इट, थैंक यू एवरीवन, बाय।